हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू खान लर्निंग पॉइंट। खान लर्निंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए पार्ट टू मीन्स ये 1000 जीके का पार्ट वन जो मैंने पिछला वीडियो जो आ चुका है, आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखें। आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे नंबर स्कोर करना है साइंस में, मेरे सभी वीडियो को देखें और 1000 क्वेश्चन कवर करें। इस तरह से मैं हर एक पार्ट में लेते आए चलूँगा। ये सेकंड पार्ट है, फिर थर्ड पार्ट कंटिन्यू जब तक 100,000 क्वेश्चन कवर नहीं हो जाते तब तक मैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग लेते आऊँगा और सभी क्वेश्चन को आप याद करते चलें, ठीक है, और अच्छे नंबर स्कोर करें। और चैनल को लाइक जरूर करें, शेयर करें, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आप आने वाली जितनी भी अच्छी वीडियो हैं सबसे आप जुड़े रहेंगे और आपको यहाँ वहाँ ढूंढना नहीं पड़ेगा। नोटिफिकेशन ऑन कर लें और अच्छी तैयारी करते चलें, ठीक है। पहला क्वेश्चन मतलब 100 क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। ये 101 क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने यहाँ मार्क करने में मैंने फर्स्ट क्वेश्चन मार्क किया है। ये 101 क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन साइंस का, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन आपको इस तरह दिया रहेगा। क्या कितनी हड्डियाँ होती हैं, 212, 206, 202। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग जानते होंगे कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो मनुष्य शरीर में हड्डियाँ होती हैं 206 हड्डियाँ होती हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की खोपड़ी में, ठीक है, तो मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती हैं, ठीक। इस तरह से ऑप्शन आपको दिया रहेगा, ठीक है। आप सभी ऑप्शन को पहले सोचें और यदि अच्छी तैयारी आपने कर लिया है तो एक तरह से रिवीजन के तौर में आप मेरे वीडियो को पॉज करके इनका आंसर सोचें और देखें कि आपके कितने आंसर राइट होते हैं। और मेरे कमेंट में कमेंट कीजिए कि आपके टोटल में से कितने आंसर राइट हुए और दोस्तों को शेयर जरूर करें, ठीक है। तो मनुष्य खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती हैं, तो मनुष्य खोपड़ी में आपको ऑप्शन दिया हुआ है। मनुष्य खोपड़ी में जो अस्थियाँ होती हैं 8 अस्थियाँ होती हैं, ठीक। नेक्स्ट, तो मनुष्य शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, तो मनुष्य शरीर में जो पसलियों के जोड़े होते हैं वो कितने होते हैं, 12, 10, 14, 11। तो मनुष्य शरीर में पसलियों की जोड़ी कितने होते हैं, 12 होते हैं। नेक्स्ट, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। सबसे अधिक प्रबल अस्थि शरीर में कौन सी होती है, जांघ में होती है, जबड़े में, भुजा में, गर्दन में, कहाँ पर होती है। आंसर आप सोचिए और कमेंट में कमेंट कीजिए और बताइए लास्ट में कितने आपने क्वेश्चन आपके सही हुए। और वीडियो को शेयर करते चले। तो मनुष्य शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जो होती है वो कहाँ पर होती है, जबड़े में होती है। नेक्स्ट, मनुष्य शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, ऑप्शन दिया हुआ है, नाखून, जबड़े, स्टेपिच, नाक। तो सबसे छोटी हड्डी होती है वो होती है स्टेपिच, ठीक है। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी वो है, ऑप्शन दिया हुआ है, स्टेपिच, फिबुला, टिबिया, फीमर। तो सबसे जो लंबी हड्डी है वो इनमें से होगी फीमर, ठीक। नेक्स्ट, निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है, कौन सा जो मानव के पैर की हड्डी नहीं है, ऑप्शन टिबिया, ह्यूमरस, फीवर, फिबुला। तो कौन सी हड्डी जो है मानव शरीर की पैर की हड्डी नहीं है, ठीक है। तो वो हड्डी है हमारी ह्यूमरस। ह्यूमरस जो है मानव शरीर की पैर की हड्डियाँ नहीं है। नेक्स्ट, बाकी सभी अस्थियाँ ह्यूमरस को छोड़ के, टिबिया, फीमर, फिबुला, ये सभी हमारी जो पैर की हड्डियाँ हैं, ठीक। नेक्स्ट, ह्यूमरस। अब मैंने यहाँ बोला था कि ये ह्यूमरस तो पैर की अस्थि नहीं है, अब तो ये कहाँ की अस्थि है, उसी का मैंने क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यहाँ पर बनाया है कि ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है। तो ये कहाँ पाई जाती है, पैर में तो नहीं पाई जाती, जांघ में पाई जाती है, कि पिंडली में, ऊपरी भुजा में, अग्र भुजा में, ठीक है। तो ये पाई जाती है हमारे ऊपरी भुजा में, ठीक है। तो मानव शरीर जो ह्यूमरस अस्थि है वो हमारी पाई जाती है ऊपरी भुजा में। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है, कैसी होती है, मानव शरीर की जो पैर की हड्डी वो कैसी होती है, क्या खोखली होती है, ठोस होती है, कीलक होती है या संदरी होती है। तो जो मानव शरीर की जो पैर की हड्डी वो है संदरी होती है, कैसी होती है, संदरी होती है, ठीक। नेक्स्ट, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है, टिबिया नामक जो हड्डी है वो कहाँ पाई जाती है, खोपड़ी में, टांग में, भुजा में, मुँह में। तो वो हमारे टांग में पाई जाती है, ठीक है। तो टिबिया नामक जो हड्डी है वो हमारे टांग में पाई जाती है। और कहाँ पर पाई जाती है, टांग में, घुटनों के पास पाई जाती है। नेक्स्ट, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी है, तो मानव शरीर में किस अंग की हड्डी जो सबसे लंबी है, ऑप्शन दिया हुआ है, मेरुदंड, जांग, रिबकेज, भुजा। तो कौन सी हड्डी सबसे लंबी है, तो वो है जांग की हड्डी। तो मानव शरीर की जांग की जो हड्डी है वो सबसे लंबी हड्डी है। नेक्स्ट, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व, कौन सा तत्व जो हमारे दांतों तथा हड्डियों में पाया जाता है, ऑप्शन है पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम फास्फोरस, सल्फर। तो वो है कैल्शियम फास्फोरस जो है मानव शरीर में पाए जाने वाला, कि दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला एक तत्व है, कौन सा, कैल्शियम फास्फोरस। नेक्स्ट, 13, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियाँ क्यों कमज़ोर हो जाती हैं, तो वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डी कमज़ोर होने की वजह हो जाती है किसकी वजह से, किसकी कमी से, आयोडीन, लोह, कैल्शियम, कोबाल्ट। तो कैल्शियम की कमी से मानव शरीर की हड्डियाँ जो है कमज़ोर हो जाती है। नेक्स्ट, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है, तो कौन सा लवण अस्थि में सर्वाधिक मात्रा में होता है,
कैल्शियम फास्फोट, सोडियम क्लोराइड, फेरिक नाइट्रेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। इनमें से कौन सा लवण जो अस्थि में सबसे अधिक मात्रा में होता है, तो वो है कैल्शियम फास्फोट। कैल्शियम फास्फोट मानव शरीर की अस्थि में सबसे अधिक पाए जाने वाला एक तरह के लवण है। अस्थि तथा पेशियों में को आपस में कौन जोड़ता है? अस्थि तथा पेशियों को जोड़ने वाला तत्व जो है वो है हमारा लिगामेंट। लिगामेंट जो हमारे अस्थियों तथा पेशियों को आपस में टेंडन जो है हमारे अस्थियों तथा पेशियों को आपस में जोड़ने वाला तत्व है। लिगामेंट क्या है? लिगामेंट जो हमारा है अस्थियों को आपस में जोड़ता है, मतलब दो अस्थियों को आपस में जोड़ने के काम कौन करता है? लिगामेंट। और अस्थियों और पेशियों बोलेगा तो आपके लिए क्या है? टेंडन। ठीक है, टेंडन आएगा इसका। नेक्स्ट, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है 4, 12, 20, 32। तो मनुष्य शरीर में जो 20 दांत है जो हमारे 2 बार विकसित होते हैं। ठीक है, 20 दांत। इसके एक सेंस और निकलता है कि इससे मतलब 2 दांत जो 2 बार निकलते हैं, मतलब वो दांत हमारे कौन से? दूध के दांत है। ठीक है, दूध के दांत जो है मनुष्य शरीर में कितने होते हैं? तो वो हमारे होते हैं 20। वो दूध के दांत ही टूट जाते हैं। जो 12 दांत जो निकलते हैं वो परमानेंट निकलते हैं, और 20 दांत जो है दूध के दांत निकलते हैं, बच्चों में जो निकलते हैं जो टूट जाते हैं, वो कितने दांतों की संख्या है? उन संख्या है 20। तो 20 दूध के दांत टूट के जो है नए दांत निकलते हैं, मतलब ये 2 बार निकलते हैं। ठीक है, 20 दांत। मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो मनुष्य में जो पाचन का जो अधिकांश भाग है वो संपन्न होता है, ऑप्शन है पैंक्रियाज, बड़ी आंत, छोटी आंत, आमाशय। तो कहाँ संपन्न होता है? तो वो होता है हमारी छोटी आंत में संपन्न होता है। नेक्स्ट, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ पर आरंभ होती है? तो मनुष्य में पाचन क्रिया वो आरंभ होती है मलाशय, आमाशय, मुख, पक्वाशय। तो वो पाचन क्रिया जो है हमारे मुख से ही आरंभ हो जाती है। नेक्स्ट, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट की लंबी होती है? तो मनुष्य में पाचन की नली जो है छोटी आंत पाई जाती है, वो कितने फीट लंबी होती है? उसका ऑप्शन दिया 16, 18, 22, 32। तो वो होती है 32 फीट लंबी। मनुष्य की पाचन नली जो हमारे शरीर में अंदर होती है टोटल कितनी होती है? 32 फीट लंबी होती है। मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो मुख में स्टार्च का शर्करा जो पाचन होता है वो किस एंजाइम के द्वारा होता है? एंजाइम है टॉयलिन, एमाइलेज, पेप्सिन, लाइपेज। तो वो होता है टॉयलिन एंजाइम के द्वारा स्टार्च का जो शर्करा में पाचन होता है, जो हमारे मुंह के लार में पाया जाता है। अब पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो इनमें से कौन सा जो है पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? यकृत, पित्ताशय, कार्निया, आंत। तो ठीक है, ये सभी जो लीवर, पित्ताशय, कॉर्निया, आंत, तो सभी चीज़ जो है कार्निया को छोड़ के, क्यों? कार्निया जो हमारी जो है आँख का एक अंग है। ठीक है, तो हमारी एक आँख है, आँख का जो एक परत है जो कॉर्निया बोलते हैं, ये हमारी आँख में पाया जाने वाला है, ये पाचन का एक हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट, 22, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि ये शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, ये तंत्रिका क्रिया को नियंत्रित करते हैं, ये शरीर के रचनात्मक भाग हैं, ये जैव रासायनिक क्रिया में उत्प्रेरक हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये जैव रासायनिक क्रिया में उत्प्रेरक है। नेक्स्ट, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। तो कौन सा प्रोटीन जो हमारे दूध को पचाने में सहायक करता है? वो पेप्सिन, ट्रेप्सिन, रेनिन, एरोप्सिन। तो वो हमारा दूध को पचाने वाला जो प्रोटीन है, एंजाइम जो है वो हमारा रेनिन एंजाइम दूध को पचाने में सहायक करता है। नेक्स्ट, अधिकांश पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? अधिकांश जो पोषक तत्व है रक्त में जो है अवशोषित किए जाते हैं, वो कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? वो छोटी आंत से हमारे शरीर में अवशोषित किए जाते हैं रक्त में। ठीक है। नेक्स्ट, 25, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में पाए जाने वाला एंजाइम दिए गए ऑप्शन में वो है टॉयलिन। टॉयलिन जो है हमारे लार में पाए जाने वाला एक तरह से एंजाइम है। नेक्स्ट, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में किसकी खास आवश्यकता होती है? पेट में भोजन को पचाने के लिए जो आवश्यकता होती है, ऑप्शन दिया हुआ है हवा, पानी, एंजाइम, खनिज। तो आवश्यकता हमें होती है खाना पचाने के लिए, मेन तौर से मेनली होती है वो एंजाइम की हमें आवश्यकता होती है खाना को पचाने के लिए। नेक्स्ट, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार जो ऑप्शन दिया हुआ है लार हमारे पाचन में सहायक होती है वो है स्टार्च। लार जो है स्टार्च को शर्करा में बदल देती है और हमारे पाचन में सहायक होती है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में पाए जाने वाला एंजाइम अभी हमने पढ़ा था, टॉयलिन एंजाइम जो है लार में पाया जाता है जो स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। नेक्स्ट, 28, मानव के आमाशय में अम्ल कौन सा उत्पन्न होता है जो भोजन को पचाने में सहायक होता है? तो कौन सा अम्ल जो है मानव शरीर के आमाशय में उत्पन्न होता है? ऑप्शन एसिडिक, मेथेनॉइक, हाइड्रोलिक, सिट्रिक। बताइए कौन सा अम्ल जो है मानव शरीर के आमाशय में उत्पन्न होता है? वो है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो मानव शरीर के आमाशय में उत्पन्न होता है और जो भोजन को पचाने में सहायक है। नेक्स्ट, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषित कहाँ सबसे अधिक होता है? तो मानव शरीर द्वारा भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण सबसे अधिक जो होता है लीवर, आमाशय, छोटी आंत, वो हमारे होता है छोटी आंत में। नेक्स्ट,
प्रोटीन का पाचन कहाँ से आरंभ होता है? तो प्रोटीन का पाचन ऑप्शन दिया हुआ है छोटी आंत, मुख व ग्रास नली, उदर। उदर तो कहाँ होता है? ये ऑप्शन में वो है उदर। उदर से हमारा प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है। नेक्स्ट, अमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेता है क्योंकि अमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित देता है। क्योंकि ऑप्शन दिया हुआ है अमाशय की दीवार श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रहती है। ऑप्शन बी, यह कठोर अधिकांश कोशिकाओं को बना होता है। ये स्टील की बनी होती है। इनमें से कोई नहीं। क्या ऑप्शन होगा? क्या राइट ऑप्शन है? आपको सोचना है और आंसर देना है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमाशय की दीवार जो है श्लेष्मा द्वारा सुरक्षित रहती है। नेक्स्ट, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? ऑप्शन दिया हुआ है अमाशय, अग्नाशय, वृक्क, लीवर। कौन सा है? वो है लीवर। ठीक है, पचे हुए भोजन में लीवर जो है मौजूद विषैले पदार्थ का चूषण करता है। नेक्स्ट, पेप्सिन क्या है? पेप्सिन एक क्या है? एंजाइम, हार्मोन, विटामिन, खनिज। क्या है? पेप्सिन जो है अमाशय में पाए जाने वाला एक तरह से एंजाइम है जो प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है। ठीक है, एंजाइम है। नेक्स्ट, पेप्सिन बदल देता है। देखो मैंने बताया था, तो पेप्सिन किसको बदल देता है? स्टार्च को शर्करा में, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, प्रोटीन को एमिनो में, और प्रोटीन को वसा को वसा अम्ल में। ठीक है, तो वो हमें बताया था प्रोटीन जो पेप्सिन जो बदल देता है प्रोटीन को किसमें बदलता है? पेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड में। ठीक है, वो मैंने जस्ट बताया था आप लोगों को। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में जाते हैं? पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में जाते हैं? तो वो ऑप्शन दिया हुआ है वसा, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, शर्करा। तो पाचन क्रिया में प्रोटीन जो है हमारा लास्ट में अमीनो अम्ल में बदल जाता है। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट 36, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो पित्त जो है लीवर, अमाशय, अग्नाशय, ग्रहणी। तो लीवर द्वारा जो पित्त जो है जनरेट किया जाता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट 37, निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो कौन सा अंग जो है शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट जमा करता है? उनमें ऑप्शन है आंत, अमाशय, अग्नाशय, लीवर। कौन सा अंग है? तो हमारा लीवर है जो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में जमा करता है। ऑप्शन डी इज राइट। 38, पित्त का प्रमुख कार्य होता है। पित्त का प्रमुख कार्य क्या होता है? वसा का वसा अम्ल और ग्लीसरॉल में परिवर्तन, वसा अम्ल तथा एवं ग्लीसरॉल का वसा में परिवर्तन, वसा का पाइसीकरण, ये सभी। ठीक है, ऑप्शन को सोचिए क्या राइट है और अपने आंसर को आप मार्क करते चलिए कितने ऑप्शन राइट हो रहा है। यदि मेरे वीडियो को आपने शेयर नहीं किया है, ठीक है, सबसे पहले आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जो भी मेरे वीडियो आएंगे उन सभी वीडियो से आप जुड़े रहेंगे और आने वाले इस तरह से मेरा ये पार्ट 2 है, सभी मैं 1000 क्वेश्चन कवर करूंगा और आपको कंप्लीट साइंस के सभी क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी कवर हो जाएंगे यदि आपने 1000 क्वेश्चन को याद कर लिया तो। इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, साइंस के लिए इतना ही सफिशिएंट है। और इसके अलावा जो भी करंट अफेयर के रिलेटेड मेरे वीडियो आते हैं सभी वीडियो को आप जरूर देखें और अच्छी एग्जाम की तैयारी करें। करंट अफेयर और जो भी जीके क्वेश्चन आ रहे हैं सभी वीडियो को आप देखते चलें, जिससे कि आपको इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा और एक अच्छे नंबर आप स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 39, पित्त जमा होता है। तो पित्त कहाँ जमा होता है? ऑप्शन दिया हुआ है पित्ताशय, ग्रहणी, लीवर, पीलिया। पित्त जो हमारा जमा होता है वो कहाँ जमा होता है? वो पित्ताशय में जमा होता है। पित्त का कार्य क्या होता है? ऑप्शन दिया हुआ है। तो पित्त का जो कार्य है वो हमारा होता है वसा का पाइसीकरण करना। पित्त का प्रमुख कार्य होता है वसा का जो है पाइसीकरण। नेक्स्ट, सबसे प्रथम रक्त परिसंचरण तत्व का अध्ययन किसने किया था? ऑप्शन दिया हुआ है कार्ल लैंडस्टीनर, कॉर्नबर्ग, ब्राउन, हार्वे। बताइए रक्त का परिसंचरण तंत्र सबसे पहले किसने अध्ययन किया था? तो वो हमारे कार्ल लैंडस्टीनर ने सबसे पहले, विलियम हार्वे, मिस्टेक हो गया। तो रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो रक्त परिसंचरण तंत्र का सबसे पहले जो अध्ययन किया था वो किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। हार्वे ऑप्शन दिया, ऑप्शन डी, जिसका फुल नेम है विलियम हार्वे। ठीक है, और जो मैंने यहाँ बताया था रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विलियम हार्वे, और रुधिर वर्ग का जो खोज किया था वो किसने किया था? वो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। ठीक है, तो रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन बोलेगा तो विलियम हार्वे, और यदि बोलता है रुधिर वर्ग मतलब जिसे अपने ए पॉजिटिव, किसी का ए है किसी का बी, सी जो होता है ए वर्ग, बी वर्ग, ए बी वर्ग, इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ठीक है, रुधिर वर्ग का जो खोज जो है कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट पेसमेकर का संबंध है। पेसमेकर का संबंध किससे है? गुर्दा, दिमाग, फेफड़ा, हृदय किससे है? वो हमारे हृदय से पेसमेकर का संबंध है। नेक्स्ट, पेसमेकर का संबंध किससे है? मूत्र बनने का विनियम, पाचन क्रिया का नियमन, दिल की धड़कन प्रारंभ करना, श्वास क्रिया प्रारंभ करना। अभी बताया था पेसमेकर का संबंध हमारे किससे? हृदय से है। तो हृदय का कौन सा कार्य में से जो आप मैच कर सकते हैं वही जो है पेसमेकर करेगा। कौन सा है? वो हमारे दिल की धड़कन को
प्रारंभ करना पेसमेकर का संबंध है। नेक्स्ट, गति प्रेरक किससे संबंधित है? गति प्रेरक जो संबंधित है दिए गए ऑप्शन में गुर्दा, मस्तिष्क, हृदय, फेफड़ा किससे संबंधित है? वो हमारे गति प्रेरक जो है हमारे हृदय से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किन भित्तियों द्वारा रक्त द्वारा डाले गए दबाव को ब्लड रक्तदाब कहते हैं? किसके द्वारा है? तो वो हमारी धमनी द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब या ब्लड प्रेशर कहते हैं। नेक्स्ट 46, सोते समय ब्लड प्रेशर में क्या परिवर्तन होता है या रक्त दबाव में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ता है, घटता है या पहले घटता है फिर बढ़ता है? बताइए। सोते समय हमें ब्लड प्रेशर कैसा होता है? सोते समय ब्लड प्रेशर जो हमारा जो है घट जाता है। जब हम रनिंग करते हैं उस समय ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ जाता है। जितनी बॉडी गर्म होगी उतनी ज़्यादा हमारा ब्लड प्रेशर बोल सकते हैं गर्म रहता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है। और जब बॉडी एक नॉर्मल थकी कम रहेगी उस समय हमारा ब्लड प्रेशर हमारा जो है कम रहता है। सोते समय एकदम रिलैक्स मोशन में हमारा शरीर रहता है तो उस समय जो ब्लड प्रेशर हमारा जो है घटता है और रनिंग करते समय बढ़ता है। अब रुधिर दबाव मापक यंत्र है, कौन सा इनमें से ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र है? कौन सा है वो? ऑप्शन दिया हुआ है ECG, स्टेथोस्कोप, स्फिग्नोमीटर, आर्म बैंड। वो है ऑप्शन सी जो ब्लड प्रेशर मापने का यूनिट है। कौन सा? ऑप्शन सी, स्फिग्नोमेनोमीटर। नेक्स्ट, लब डब आवाज़ निम्न में से किस अंग से संबंधित है? तो लब डब जो आवाज़ जो आती है वो हमारी जो है हृदय से संबंधित है। ये आवाज़ नहीं होती कि धक धक धक, जो हमारे हृदय से आने वाली जो आवाज़ है वो धक धक नहीं होती। हृदय से आने वाली जो आवाज़ होती है ये बात को ध्यान रखना। या में से क्वेश्चन पूछता है कि हृदय से जो आवाज़ निकलती है वो कैसी निकलती है? वो कई लोग वो टिक कर देते हैं, धक धक में टिक कर देते हैं, धक धक नहीं है। जो हमारे हृदय से जो आवाज़ निकलती है वो कौन सी निकलती है? लब डब आवाज़। ठीक है, ये बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़काने के लिए औसतन कितना समय लगता है? तो मनुष्य के शरीर को एक बार धड़कने के लिए औसतन कितना समय लगता है? तो वो लगता है हमारे 0.8 सेकेंड। कितना लगता है? 0.8 सेकेंड। अब बताइए 0.8 सेकेंड कैसे आया? क्योंकि मनुष्य शरीर में एक सिंपल सी बात है, मनुष्य शरीर जो हमारा है 1 मिनट में 72 बार धकता है, मतलब 60 मिनट में 72 बार। ठीक है, तो अब इसमें बोला है कि 72 बार 60 सेकेंड में। ठीक है, ये बोल सकते हैं 1 मिनट में 72 बार, ये बोलते हैं 72 बार धड़कता है 1 मिनट में, या 72 बार धड़कता है 60 सेकेंड में। इस तरह से आप एक बार का निकाल सकते हैं 60/72 करके, तो आपका निकल आएगा 0.8 सेकेंड। तो एक बार धड़कन को कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड। यदि ये 72 बार 60 सेकेंड में तो एक बार 60/72 आपका आंसर आ जाएगा 0.8 सेकेंड। इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, 0.8 सेकेंड। और उसको याद भी कर सकते हैं, कहाँ आप निकालते रहेंगे, टाइम उतना रहता नहीं एग्जाम में कि आप इन सभी क्वेश्चन सॉल्व करते रहें। इस वजह से आप याद कर लें 0.8 सेकेंड। कोई लॉजिकल आपको याद करना है तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मनुष्य शरीर में ये बहुत आसान क्वेश्चन मैंने जो बताया था, बहुत सब बच्चे जानते होंगे, सभी लोग जानते होंगे कितना धड़कता है। सिंपल से क्वेश्चन, मनुष्य शरीर का हृदय जो है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। इस तरह से मैंने 1000 GK का सेकेंड पार्ट कंप्लीट कर लिया है और नेक्स्ट पार्ट थर्ड पार्ट जो आएगा, थर्ड से कंटिन्यू पार्ट आते रहेंगे जब तक 1000 क्वेश्चन कवर ना हो जाए। और 1000 क्वेश्चन वो सभी होंगे जो सभी एग्जाम में आते हैं और मोस्ट ऑफ पूछे आते हैं, तो आप सभी क्वेश्चन को याद करते चलें। इससे बाहर आप कुछ नहीं पढ़ना है। आप 1000 क्वेश्चन पढ़ लिए मतलब आपका साइंस कवर हो गया। और मेरे करंट अफेयर भी आते रहते हैं और जो और अदर भी GK क्वेश्चन सभी देखते चलें। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी होती रहेगी, दोस्तों को भी बेनिफिट मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग खान लर्निंग पॉइंट।